राजेश भाई साहब, अब आपके पास, आज जब राजेश जी से हम लोग सुबह बात किए कर रहे थे, तो ये हो रहा था कि भाई अभी तो ऑर्डर आना बाकी है, और हम लोगों का ऑर्डर पे अगर कोई, जैसे नॉर्मली उम्मीद नहीं थी कि भाई डेट लग जाएगी, फिर कहेंगे ऑर्डर के बारे में, वो जो एक होता है ना तारीख पे तारीख, तो ना तो बात क्या करेंगे उससे। मैं राजेश भाई अपने दर्शकों को थोड़ा एक क्लैरिटी कर दूं, जो हितेश भाई ने कहा है। हितेश जी का कहना है कि डिफेमेशन का मामला है, और मोदी जी इन पर्टिकुलर वो कह रहे हैं का लगातार ग्राफ उनका बढ़ता जा रहा है, उनकी उनकी ख्याति बढ़ती जा रही है, उनके फॉलो, इनके पास एविडेंस है कि उनके पहले कितने फॉलोअर्स थे ट्विटर पे, फिर कितने हुए, फिर कितने, वो लगातार बढ़ रहे हैं, इस केस के बाद भी बढ़ रहे हैं। तो इनका आर्गुमेंट एक ये भी है कि जब फॉलोअर बढ़ रहे हैं, जब फेम बढ़ रहा है, आप खुद ही कह रहे हैं सेल्फ एडमिटेड, मैं सारे चुनाव जीत रहा हूं, मैं अकेला काफी हूं, तो उनका डिफेमेशन कहां से हो रहा था। दूसरा, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं राजेश भाई साहब, कि ये अगर चूक हुई है, जैसा लगता, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और फरवरी में जो अडानी का मामला इन्होंने उठाया राहुल गांधी ने, सब तब से ये सब शुरू हुआ है। एक बड़ा मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वो क्षेत्र के लोग जिनको रिप्रेजेंट करते थे ये, उनका क्या, हु इज रिप्रेजेंटिंग देम। अब मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी को एक उन्होंने कहा है कि भाई आपकी भाषा बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर उसका दूसरी लाइन पढ़े जो कहीं नहीं गई है, तो अगर इनकी भाषा बेहतर होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को भी अपनी भाषा में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि ये अब कंपेरेटिव, राहुल गांधी ने जो कहा, ठीक है, उनको भाषा में संयम रखना चाहिए था, लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं और जो बोल रहे हैं, क्या उस पर भी संयम रखना पड़ेगा। ये सारी चीजों पे एक राजेश भाई साहब आपकी पॉलिटिकल टिप्पणी। जी धन्यवाद आनंद जी। देखिए, हितेश जी ने तो बहुत ही न्यायिक प्रणाली को लेकर और न्यायिक व्यवस्था को लेकर के जो जो चीजें इस केस में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे वो रेखांकित किए हैं। अब यहां से जो आगे एक भूमिका होती है, वो मैं चाहता हूं कि मैं पहले उसको भी बता दूं और उसके बाद फिर भाषा और उसके सियासी मतलबों पे बताऊं। ये ठीक है कि सीजेएम कोर्ट ने पहले फैसला ले लिया, उनको अयोग्य घोषित कर दिया। अब मैं ये बताता हूं कि संसद का जो सदस्यता का जो निर्वाचन अधिनियम 1951 का सेक्शन 8(3) है, ये उसके तहत रद्द होती है। ये हम सब जानते हैं, कोई छिपी हुई चीज नहीं है। और ये 8(3) क्या कहता है कि जो संबंधित सांसद है या जो संबंधित जनप्रतिनिधि है, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड। वो ये नहीं कहता है कि तत्काल प्रभाव से डिस्क्वालिफाइड हो गया है। क्यों? क्योंकि कोर्ट को दरअसल ये अधिकारी नहीं है, इसलिए तो लोकसभा सचिवालय आड़े आया। अब वो ये कहता है कि ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड, यानी इनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन कानून ये कहता है कि डिस्क्वालिफाइड कौन करेगा? डिस्क्वालिफाइड करेगा जो सक्षम प्राधिकारी होगा। और भारत में जो अनुच्छेद 103 है, वो ये कहता है कि सक्षम अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति है। लोकसभा सचिवालय ना तो सरकार के अंडर में आता है, और ना ही जो है, दोनों सचिवालय की बात कर रहा हूं मैं, राज्यसभा सचिवालय की और लोकसभा सचिवालय की। तो जो अनुच्छेद 98 है, वो इन दोनों सचिवालयों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं। लेकिन स्वायत्तता तो प्रदान करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप अयोग्य घोषित करने का फैसला ले लें। ये बात मैंने लगातार बहसों में कही है। आप अयोग्यता केवल अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। लेकिन अब देखिए, क्या ही मजे की बात है, जो हितेश जी अगर होंगे तो वो सुन रहे होंगे, कि कोर्ट ने कहा था कि 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक सजा पर रोक लगी है। अब जब सजा पर रोक लगी है, सजा निलंबित है 30 दिन के लिए, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने अगले दिन ही फैसला ले लिया, अगले दिन ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया, बंगला खाली और ये खाली और वो सब, सारे तमाम जितने भी जितना उत्पीड़न उनका एक जनप्रतिनिधि का हो सकता था, वो सब उन्होंने किया। अब तरीका ये है साहब कि राष्ट्रपति जब जब वहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास, लोकसभा सचिवालय कहेगा कि साहब श्रीमान, ये कोर्ट का फैसला आया है और इसके तहत ये मामला बनता है, तो राष्ट्रपति भी खुद नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उसको चुनाव आयोग के पास भेजेगा, और जो 2-3 जो जो उनके अपने जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनकी सलाह लेता है।
लेकिन इस मामले में तो ये हुआ ही नहीं। और जब ये नहीं हुआ तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिसके लिए जो अधिकृत नहीं है उसने वो काम किया। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने में कोई बहुत, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में, ये तो अभी ठीक है कि उन्होंने सजा रोकी है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई भी मुश्किल आएगी। ये ऐसा हिंदुस्तान का अनोखा केस है कि जब सजा पर स्टे लगा हुआ है और सजा आप दे रहे हैं, जिसको सजा देनी चाहिए वो सजा दे ही नहीं रहा है, उसके पास कोई कागज ही नहीं गया है, उसने कोई ओपिनियन ही नहीं ली है। तो ये सब कुल मिलाकर के ये बात साबित करता है कि ये जो है ये एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त, हम सब जानते हैं, जैसा कि भाई अभी चले गए वो मयूर जानी साहब आपने भी यही बात कही, और ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि बढ़ती हुई लोकप्रियता से राहुल गांधी की ये सरकार और व्यवस्था में घबराहट पैदा हुई थी। तो जो संसद के कानूनों को ताक में रख के न्यायिक प्रक्रिया के सारे उन सवालों को जो खड़े हो गए थे अब तक के फैसलों पे, उनको सबको देखते उनके मद्देनजर अब राहुल गांधी को जो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, प्रत्याशा कर सकते हैं कि राहुल को न्याय मिलेगा। और न्याय मिलने के साथ ही, वैसे तो इस फैसले के साथ ही मेरा ख्याल है कि जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है कि अब उनकी जो अयोग्यता है वो बहाल करनी पड़ेगी लोकसभा सचिवालय को, और ये जब तक अंतिम फैसला नहीं होगा वो चाहे तो अपनी संसद की बैठकों में जा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि वो जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोकसभा सचिवालय के लिए नैतिक और संवैधानिक बाध्यता है कि वो उनकी सदस्यता बहाल करें। दूसरी बात, जो हम अब आप भाषा की जो बात आ रही थी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि राहुल गांधी की भाषा पर तो हमने इतराज किया और कोर्ट का कहना जायज है, माननीय न्यायालय ने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि 2004 के इलेक्शन में, 2009 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में, विदेश में और कई अनेक ऐसे अवसरों पर सार्वजनिक मंचों से जिस तरह का चरित्र हनन गांधी परिवार का किया है, निजी किस्म का चरित्र हनन किया है, क्या वो सब मान्य है? क्या वो मानहानि के दायरे में नहीं आता? ये आप कह सकते हैं यहाँ काउंटर के तौर पर कि हाँ, चूंकि राहुल गांधी ने कोर्ट में मानहानि का दावा ही नहीं लगाया प्रधानमंत्री के खिलाफ, इसलिए कोई कैसे जानेगा। लेकिन राजनीति में भी एक शुचिता की आप बात करते हैं, इस पार्टी, जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, जब वो पार्टी के नियंता, उसके शिखर पुरुष ऐसी बात करते हैं, तब ये ताज्जुब होता है कि यानी वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें सब कुछ कहने की छूट है, लेकिन सामने वाला अगर कोई उंगली उठाता है तो फिर उसको उंगली उठाने का अवसर भी नहीं देते। और आप उस अधीरता दिखाते हुए आप उस तरह से एक्शन लेते हैं जिसका आपको अधिकार ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी अधिकार नहीं है इस मामले में। लेकिन जैसा कि अभी मयूर भाई कह रहे थे कि अगर इशार जैसा वो चाहते हैं वो वैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने लोकसभा सचिवालय को, संसद को, हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के सारे प्रतीकों को इतना बोना बना दिया है कि उसकी वजह से अब कोई भरोसा नहीं होता कि कोई लॉ, रूल ऑफ लॉ हम देख सकेंगे, संविधान के अनुच्छेदों का पालन होते हुए देख सकेंगे। अंतिम बात, अब इसका लाभ है फौरी तौर पर तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनको मिलता दिखाई दे रहा है। और आने वाले जो विधानसभाओं के जो चुनाव हैं उसमें पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है 2 गुने वेग से अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण करेगी, और इसके पीछे उनके पास अब और भी आधारों में एक मजबूत आधार की वृद्धि हो गई है। जी जी, एक चीज ये बताइए, आज जब अध्यक्ष शेख मनु सिंघवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने वहां एक नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में पहुंचेंगे राहुल गांधी। ये अभिषेक मनु सिंघवी साहब बोले। मैं पूछ ये रहा हूं कि मोदी जी का एक बहुत फेवरेट वो है विक्टिम कार्ड खेलना, कि वो मुझे गाली देते हैं, वो मुझे ये कहते हैं।
राहुल गांधी ने विक्टिम कार्ड अभी तक आज तक नहीं खेला कि मेरा घर चला गया, आज तक मैंने नहीं सुना। लेकिन आज जब ये एक तरह से डिवैलिडेट, मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई कि भाई उनके साथ जाती हुई है और वो वापस वो पहुंचेंगे, तो क्या थोड़ा सिंपैथी की जो बात है वो बिना कहे उनको मिलेगी? एक बात ये। दूसरा एक चीज और बताइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, पहले ये लोग कह रहे थे ना इससे क्या फायदा, ये तो हारी, लेकिन राहुल गांधी के उसके होने से वो थोड़ा रुचिकर बन गया है। अब लोगों की नजरें हैं पार्लियामेंट को, ज्यादा लोग सुनेंगे कि भाई किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, दोनों चीजों पे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव आमतौर पर ये परंपरा है भारत में, संसदीय परंपरा है कि एक सरकार के कार्यकाल में एक बार तो अविश्वास प्रस्ताव भले ही वो गिर जाए, लेकिन कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष की ओर से एक बार तो प्रस्ताव लाया ही जाता है। आपको याद होगा कि जुलाई अगस्त में शायद अगर मुझे ठीक याद है तो 20 जुलाई 2018 को लाया गया था पिछला अविश्वास प्रस्ताव। तो वो भी ऐसा ही था। लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव में अब मैं आता हूं इससे जुड़ता हुआ जो आपका जो सवाल था कि राहुल गांधी ने तो कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि मैं प्रताड़ित हूं, मैं परेशान हूं, मेरे साथ ये हो रहा है सब। ये असल में कोई भी व्यक्ति तब खेलता है जब उसको लगता है कि उसके पास कुछ सवालों का उत्तर नहीं है, तब वो अपने प्रति एक नकली सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश करता है। आप ये बताइए कि 2019 के चुनाव के पहले राहुल गांधी के जो सवाल थे, क्या उन सवालों का उत्तर आज तक इस देश को मिला है? राहुल गांधी के सवाल राफेल पर थे, राहुल गांधी के सवाल नोटबंदी पर थे, राहुल गांधी के सवाल जब ये चुनाव हो गए तो आपको याद होगा कि कोविड को लेकर के सबसे पहली चेतावनी राहुल गांधी ने दी थी। जब लॉकडाउन लगाया गया तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया। जब आपने तमाम स्तरों पर भारत की प्रतिष्ठा को पर आंच आने जैसे विषय उठाए, तब राहुल गांधी ने सवाल उठाए। जब सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने लगा, तब राहुल गांधी ने सवाल उठाए। जब इस देश में एक जहरीला वातावरण बनाया जाने लगा, तब राहुल गांधी ने सवाल उठाए। तब जब ये इन सवाल और इसके अलावा जो जायज सवाल हैं जो एक निर्वाचित सरकार को करने चाहिए, मसलन बेरोजगारी दूर न करने का काम है, महंगाई दूर करने का काम है, देश की विदेश नीति को ऊंचाई ले जाने का काम है, औद्योगिक नीति को कामयाब बनाने का काम है, तो इन सारे मोर्चों पर मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि ये सरकार फ्लॉप रही है। विदेश नीति पर तो इस तरह से फ्लॉप रही है कि सारी दुनिया में हमारी हंसी हो रही है। तो जब आपके पास सवालों का उत्तर नहीं होता है, तब आप ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखो देश वालों, मैं तो कुछ नहीं बोलता हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन अब ये दौर लद गया। मुझे ये लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के समय तक ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी कि ये जो इस तरह से मुद्दे हैं, ये मुद्दे एक तरह से असली मुद्दे बन करके राहुल गांधी के सवाल जो के रूप में जो आएंगे, जैसे अभी बात हो रही थी कि अविश्वास प्रस्ताव में ये सवाल आएंगे, निश्चित रूप से सवाल आएंगे और सरकार को जवाब देना होगा। तो राहुल गांधी की अगर वापसी होती है तो संसद में प्रतिपक्ष यकीनन मजबूत होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में उसको मुझे लगता है कि एक नए निशाने वाले बिंदु मिल जाएंगे। जी।